नाज़रीन, बात अब एटम बम गिराने तक आ गई है। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने गजा पर एटमी बमबारी की तजवीज़ पेश कर दी है और ऐसा मालूम होता है कि अमरीका के पास अब यही आखिरी ऑप्शन रहता है। अमरीका चाहता है कि एक ही बार करके फ़लस्तीन को मिटा दिया जाए। अमरीकी रिपब्लिकन कांग्रेस में टिम वालबर्ग ने गजा पर नागासाकी और हिरोशिमा की तरह जोहरी बम गिराने का मशवरा दिया है ताकि उसे जल्द ख़त्म किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की पकड़ सबसे खतरनाक होती है। ये अब अमरीका को भी धीरे धीरे मालूम हो रहा है। एक चीनी बाशिंदा कैलिफोर्निया में मेरीन कोर की बेस में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो गया। मुतलका एहलकारों और हुक्काम ने उसे निकल जाने का हुक्म दिया। हुक्म न मानने पर उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि फौजी अड्डे में दाखिल होने वाला चीनी बाशिंदा अमरीका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ था। कहते हैं कि एक इंसान मंसूबा बनाते हैं और एक मंसूबा अल्लाह ताला बनाता है। अमरीकी ऐवान में फ़लस्तीन पर एटम बम गिराने की तजवीज़ पेश हो रही थी कि अचानक खबर आई कि एक शख्स जो मुबैना तौर पर खुदकुश धमाका करना चाहता है वो अमरीका के मुख्तलिफ सरकारी दफातर में दाखिल हो रहा है। ये शख्स चीनी है और गैर कानूनी तौर पर अमरीका में मुकीम है। महकमे के मुताबिक ये बाशिंदा मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ था। अमरीकी मीडिया ने बताया कि उसे चीनी बाशिंदे ने 29 पाल्म्स कैलिफोर्निया में मरीन कोर एयर ग्राउंड कॉम्बैट सेंटर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि ये पहला चीनी शख्स है जो अमरीका में खुदकुश धमाका करना चाहता है। और इसी तरह दोस्तों, ये लोग फ़लस्तीन को तबाह करने की सोच रहे थे कि वहाँ उन्हीं के साबिक सदर ने अमरीका के ख़त्म होने का अंदिया दे दिया। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी, अगर नवंबर के सदारती इंतखाब में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा तो बड़ी खराबियां पैदा होंगी और शायद मुल्क ही बाकी न रहे। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 5 नवंबर 2024 अमरीका की तारीख का अहम तरीन दिन होगा। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। अवाम के पास 5 नवंबर 2024 को बेहतर तब्दीलियों की राह हमवार करने का मौका होगा। अगर दुरुस्ती यकीनी बनाने वाली तब्दीलियां ना आएं तो फिर मुल्क ही नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले भी एक रैली से खिताब करते हुए कहा था, अगर वो दोबारा सदर मुंतखब न हुए तो मुल्क में खून की नदियां बह निकलेंगी और ये भी हो सकता है कि अमेरिका में फिर भी जमहूरियत का सूरज तलू ही ना हो। इन रिमार्क्स पर भी उन्हें शदीद नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो ये बात बार बार दोहरा चुके हैं कि अगर वो कामयाब नहीं हुए तो मुल्क तबाह होकर रह जाएगा। दोस्तों, अब सोचे ज़रा कि जो लोग ऐवानों में बैठकर फ़लस्तीनी की तबाही के मंसूबे बना रहे थे, अल्लाह ने उन्हें एक ही दिन के अंदर अंदर दिखा दिया कि असल बादशाह कौन है, बेहतरीन मंसूबा साज का हुनर किसके पास है। नाज़रीन, अब ज़रा ये भी मुलाहिज़ा करें कि किस तरह नेतन्याहू को अल्लाह के अज़ाब ने पकड़ लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, इसराइल दबाव पर काबू पाकर अमरीकी सदर जो बाइडन की मुखालफत के बावजूद रफ़ा में दाखिल हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा, रफ़ा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन को किसी भी चीज़ की वजह से रोका नहीं जाएगा। फौजी दबाव और मुज़ाकरात में लचक पर यरगमालियों की रिहाई का बायस बनेगी। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इसराइली फोर्सेज ने गजा के शिफा अस्पताल में 200 से ज़ायद मुसल्लह अफराद को कत्ल कर दिया। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के दौरान ही इसराइली हुक्काम रफ़ा में एक फौजी ऑपरेशन के मुतालिक अज़म का इजहार भी करते चले आ रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक सेहूनी वज़ीर दिफा योव गैलेंट और चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हेल्वी समेत सीनियर इसराइली हुक्काम पहले ही अमरीकी हुक्काम से रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के मंसूबों के मुतालिक बात कर चुके हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि अमरीका रफ़ा में फौजी ऑपरेशन का मुखालिफ नहीं, ताहम उसे सिर्फ ऑपरेशन के नफाज के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात है। वो सिर्फ ये चाहता है कि लड़ाई के दौरान मज़ीद शहरियों की हलाकत को रोका जाए। दूसरी तरफ आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि इसराइल ने शुहदा अक्सा अस्पताल पर भी हमला कर दिया है और इस हमले में 4 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। उन्होंने एक्स पर बताया कि आलमी इदारा सेहत की एक टीम गजा के शुहदा अल-अक्सा अस्पताल में इंसानी हमदर्दी के मिशन पर थी जब अस्पताल के अहाते के अंदर एक कैंप को निशाना बनाया गया। WHO की टीम ज़रूरियात का जायजा लेने और शुमाली गजा भेजने के लिए इनक्यूबेटर वसूल करने के लिए अस्पताल में मौजूद थी। गजा की मीडिया ऑफिस ने कहा कि यह धमाका उस वक्त किया गया जब बीमार, जख्मी और बेघर लोगों की नक्लो हरकत उरूज पर थी। एक नया कत्लेआम किया गया। उधर इसराइली फौज ने दावा किया कि उसके लड़ाका तैयारे ने अक्सा शुहदा अस्पताल के सहन में हमला किया जो तहरीके इस्लामी जिहाद के ऑपरेशन रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। नेतन्याहू के इस दावे के बाद इसराइल के मरकजी बैंक के सरबराह ने हुकूमत से मुतालबा किया है
کہ جنگی بجٹ میں مزید اضافے کے لیے غیر فوجی اخراجات میں کمی کر کے ذمہ دارانہ مالیاتی پالیسی بنائی جائے۔ مرکزی بینک کے سربراہ کی طرف سے یہ مطالبہ غزہ میں 6 ماہ سے جاری جنگ کے تناظر میں ملک کی معیشت پر اثرات سے خبردار کرتے ہوئے کیا گیا۔ اسرائیلی پارلیمان نے رواں ماہ کے دوران ترمیم شدہ بجٹ کی منظوری دی ہے، جس میں حماس کے خلاف اسرائیلی جنگ میں مزید 10 ارب شیکلز جھونکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جنگ توقع سے زیادہ طویل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اضافی بجٹ کی ضرورت ہے تاکہ جنگی اخراجات پورے ہو سکے۔ مرکزی بینک کے سربراہ عامر یارون کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ایک ایسی کمیٹی قائم کی جانی چاہیے جو جنگی اور فوج کے سول اخراجات دونوں کا احاطہ کر سکے اور جائزہ لے سکے کہ فوج کے سول اخراجات میں کہاں زیادہ ذمہ داری دکھانے کی ضرورت ہے۔ نیز کمیٹی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آنے والے برسوں میں اسرائیل کی جنگی ضروریات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں معیشت پر پڑنے والے اثرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فوجی بجٹ کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مرکزی بینک کے 2023 میں ہونے والے سالانہ اجلاس کے دوران اسرائیلی کابینہ اور پارلیمان کے ارکان کو خط لکھا گیا ہے، جس میں مالیاتی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا تاکہ جی ڈی پی کی نسبت سے عوامی قرضوں میں مسلسل اضافے کو روکا جا سکے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل نے اگلے سال کے جنگی بجٹ کے لیے 5.4 ارب ڈالر رکھنے کا عندیہ دیا ہے، جو 20 ارب شیکلز کے برابر ہے۔ سال 2024 کے جی ڈی پی میں مجموعی خسارے کی سطح 6.6% سامنے آ رہی ہے، جبکہ جنگ سے پہلے یہ شرح 2.25% تھی۔ ماہ فروری میں جی ڈی پی کا یہ خسارہ پچھلے ماہ کے مقابلے میں بڑھ کر 5.6% ہو گیا ہے، جبکہ جنوری میں یہ خسارہ 4.8% تھا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح اپنے ہی اب نیتن یاہو کے راستے میں کانٹے بن رہے ہیں اور ان سے باقاعدہ حساب مانگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کارروائی جاری رکھنے سے قاصر ہیں۔ اب یہ جتنا بھی کہیں کہ یہ حملہ کریں گے یا رفح میں کارروائی کریں گے، لیکن انہیں اپنے ہی ملک کی اشرافیہ کی حمایت حاصل نہیں۔ دوسری طرف دوستو، نیتن یاہو کے اس بیان کے بعد اچانک ایک خوفناک تبدیلی آئی ہے، جس کے بعد تو اللہ کی پکڑ مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کچھ ہی دنوں میں ان کی ہرنیا کی سرجری ہوگی، جس کا انکشاف ڈاکٹرز نے کیا۔ نیتن یاہو خود بے خبر تھے۔ اب ڈاکٹر کے معمول کے معائنے کے دوران ہرنیا کا پتہ چلنے کے بعد وزیر اعظم کو مکمل طور پر بے ہوش کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا اس دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر انصاف یاریبیون قائم مقام وزیر اعظم کے طور پر کام کریں گے۔ گزشتہ 74 سالہ وزیر اعظم کو پیس میکر لگانے کے لیے سرجری کی گئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بے ہوشی کے بعد نیتن یاہو چند گھنٹوں میں ہوش میں نہیں آئے تو وہ کوما میں چلے جائیں گے، کیونکہ اس سے قبل بھی ان کی کئی سرجریاں ہو چکی ہیں اور یہ سرجری ان کے لیے موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔